जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बस आपके सर पर हाथ फेरे, खोपड़ी के उभार यानी बम्प्स को महसूस करें और कॉन्फिडेंटली बता दे कि आप आगे चलकर क्या बनने वाले हैं, अगले मिर्जा गालिब या फिर अरिजीत सिंह? सुनने में एकदम किसी साई-फाई मूवी जैसा लग रहा है ना? पर आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि इसने प्रैक्टिकली साइंस की पूरी डायरेक्शन कैसे बदल दी। सवाल बड़ा सिंपल और थोड़ा अजीब है। कैन स्कल बम्स रिवील म्यूजिकल टैलेंट? मतलब सर के बम्स से टैलेंट का क्या लेना देना? आज दोस्तों के साथ चाय पीते हुए अगर कोई ऐसी बात कहे तो पक्का सब उस पर हंसेंगे। लेकिन हैरान की बात यह है कि 19वीं सेंचुरी में लोग इस पर आंख बंद करके यकीन करते थे। ये कोई मजाक नहीं था, लोग इसको वैलिड साइंस मानते थे। चलिए सबसे पहले समझते हैं इन सर के बम्स और हमारी एबिलिटीज के कनेक्शन को। इस वाइल्ड आइडिया के पीछे 18वीं सेंचुरी के एक रिसर्चर थे। उनका नाम था फ्रांस जोसेफ गॉल। उन्होंने इस थियोरी को नाम दिया क्रेनियोस्कोपी। ग्रीक में क्रेनियम का मतलब होता है स्कल यानी खोपड़ी और स्कोपोस का मतलब विजन। बेसिकली गॉल खोपड़ी को देखकर इंसान का दिमाग पढ़ना चाहते थे। बाद में इसी का नाम पड़ गया फ्रीनोलॉजी, जहां फ्रेनोस का मतलब है माइंड और लोगोस माने स्टडी। फंडा एकदम क्लियर था, माइंड को समझना है तो खोपड़ी की शेप को देखो। और यहाँ आती है हमारी पहली शॉकिंग बात। गॉल का मानना था कि दिमाग का जो हिस्सा ज्यादा यूज होता है ना, वो बड़ा हो जाता है। जैसे जिम जाने से मसल्स फूलते हैं, मान लीजिए किसी को शायरी का बहुत शौक है, तो दिमाग का पोएट्री वाला हिस्सा फूलेगा और फूलकर वो अंदर से खोपड़ी पर प्रेशर डालेगा, जिससे बाहर एक बम्प या उभार बन जाएगा। वही अगर किसी में म्यूजिकल स्किल बिल्कुल जीरो है तो वो हिस्सा अंदर से सिकुड़ जाएगा और सर में गड्ढा बन जाएगा। यानी गॉल के हिसाब से हर टैलेंट और हर वीकनेस हमारी खोपड़ी पर क्लियरली छपी हुई थी। लेकिन यहाँ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से पर, सूडो साइंस का बड़ा धोखा। अब सवाल उठता है कि ये सूडो साइंस आखिर भला क्या है? सूडो साइंस उन फेक बाबाओं के नुस्खों जैसी होती है जो बोलने में तो एकदम हेवी और साइंटिफिक लगते हैं, पर जब उनको एक्चुअली लैब में डेटा के साथ टेस्ट करो तो पर्दाफाश हो जाता है और रिजल्ट जीरो आते हैं। फ्रेनोलॉजी हिस्ट्री में सूडो साइंस का सबसे अल्टीमेट एग्जाम्पल है, क्योंकि जब इसको जेन्युइनली टेस्ट किया गया तो गैल की इस थ्योरी की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गईं। और दोस्तों, यहाँ आती है इस कहानी की दूसरी सबसे शॉकिंग बात। असली साइंस में क्या होता है, जितना ज्यादा डेटा आता है थ्योरी उतनी ही स्ट्रांग होती है, राइट? लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। शुरू में जब सिर्फ 2 स्कल्स टेस्ट किए गए, एक पोएट के सर पर बम्प मिल गया तो सबको लगा अरे वाह, मैच हो गया। पर जब 100 स्कल्स को क्लोजली देखा गया तो एक्सेप्शंस मिलने लगे। ऐसे कई पोएट्स मिले जिनके सर पर बम्प्स नहीं बल्कि गड्ढे थे। और जब यही स्टडी बढ़ाकर 1000 स्कल्स पर की गई तो एकदम क्लियर हो गया कि सर के बम्प्स और टैलेंट का दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। नए डेटा ने थ्योरी को बचाने की बजाय बुरी तरह से खत्म कर दिया। तो यहाँ से चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। अगर थ्योरी फ्लॉप हो गई तो फ्रेनोलॉजी हम क्यों पढ़ें? एक बहुत ही जेन्युइन और बड़ा सवाल उठता है। जब ये थियरी एकदम कंप्लीटली गलत थी तो आज साइकोलॉजी की हिस्ट्री में हम फ्रांस जोसेफ गॉल का नाम क्यों पढ़ रहे हैं? वो हिस्ट्री के पन्नों से मिटा क्यों नहीं दिए गए? इसका जवाब दरअसल उनकी उन्हीं अजीब गलतियों में छिपा है। एक ऐसी गलती जिसने अनजाने में ही सही पर साइंस की पूरी डायरेक्शन ही बदल कर रख दी। और ये रही हमारी इस एक्सप्लेनर की तीसरी शॉकिंग बात। गैलन की इस थ्योरी से पहले दुनिया क्या मानती थी? हमारी पर्सनैलिटी या टैलेंट आखिर आता कहाँ से है? उस जमाने में लोग सोचते थे कि ये सब दिल का काम है या फिर बॉडी के केमिकल्स जैसे पित्ता यानी बाइल से कंट्रोल होता है। दिमाग को तो भाई कोई भावी नहीं देता था। गैलन शायद पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने कहा कि हमारे सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस और टैलेंट्स बस दिमाग से निकलते हैं। और इससे रास्ता खुलता है हमारे आज के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का, लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े पे ऑफ पर। ये लोकलाइजेशन आखिर है क्या? ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि दिमाग कोई आम जली का गोला या बेजान मांस नहीं है, बल्कि दिमाग एकदम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट टीम की तरह होता है, जहां हर प्लेयर का अपना एक स्पेसिफिक और अलग रोल होता है। देखने का एरिया अलग है, लैंग्वेज प्रोसेस करने का एरिया एकदम अलग। और बात यह है कि गलती से ही सही इन्हीं स्कल बम्स के चक्कर में पड़कर गॉल की थ्योरी ने दुनिया को दिमाग के बारे में इस लोकलाइज तरीके से सोचना सिखा दिया। तो देखिए, घूम फिरकर पूरी बात यहीं आती है। आज की हमारी जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस है वो कहीं ना कहीं उन 19वीं सेंचुरी के अजीबोगरीब स्कल बम्स की बहुत बड़ी कर्जदार है।
ये बिल्कुल सच है। अगर गैल वो बड़ी गलती नहीं करते तो दिमाग के इन अलग अलग हिस्सों की लोकलाइज्ड पढ़ाई शुरू होने में ही शायद सदियां लग जाती। हिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है। साइंस में कभी-कभी एकदम गलत रास्ते भी घूमकर हमें सही मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर दिमाग सच में उस क्रिकेट टीम जैसा ही है जिसके अलग अलग हिस्से अपना अपना अलग काम बहुत खूबी से करते हैं, तो एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ये सारे अलग अलग हिस्से आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम कैसे करते हैं? दिमाग के अंदर चल रही ये सुपर कॉम्प्लेक्स मशीनरी आखिर चलती कैसे है? इन्हीं सारे मजेदार और डीप सवालों के जवाब साइकोलॉजी की अगली और सबसे बड़ी डिबेट में छिपे हैं। इस एक्सप्लेनर के आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम दिमाग के इस नए राज से भी पर्दा उठाएंगे। हम बहुत डिटेल में समझेंगे स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को, और देखेंगे कि अर्ली साइकोलॉजिस्ट ने आखिरकार ह्यूमन माइंड की इस इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी को डीकोड कैसे किया। तो इस जबरदस्त डीप डाइव के लिए एकदम तैयार रहिएगा और तब तक इन नए सवालों पर सोचते रहिएगा।